लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि मैम रैपिड रिविजन सीरीज़ लाओ जल्दी से सोशियोलॉजी के लिए। सो हियर यू गो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, रैपिड रिविजन सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं एंड वी विल बिगिन विद सोशियोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन सोसाइटी बुक व्हिच इज़ द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। सो अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है एंड सब्सक्राइब नहीं किया है टू द चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू डू इट। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करंटली तुम्हें क्लास 11 एंड 12 के सोशियोलॉजीज प्लस साइकोलॉजी के वीडियोस मिल रहे हैं, कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम इस पूरे के पूरे चैप्टर का रिविजन करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल 20 मिनट्स के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। आज के डिस्कशन को हम स्टार्ट करेंगे विथ डेमोग्राफी। सबसे पहले हम जानेंगे कि डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है। डेमोग्राफी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, दो ग्रीक वर्ड से, विच इज वन डेमोस जिसका मतलब होता है पीपल एंड ग्राफीन जिसका मतलब होता है डिस्क्राइब। सो एज अ होल डेमोग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, यानी कि डेमोग्राफी में हम क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे होते हैं। हम पढ़ते क्या है, हम पढ़ते हैं कि भाई किसी एरिया में बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, माइग्रेशन के क्यों हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है, कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, कौन से एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं। इस टाइप की पॉपुलेशन के ट्रेंड्स को एंड अदर प्रोसेसेस को हम स्टडी करते हैं इन डेमोग्राफी। जब हम बात करते हैं डेमोग्राफी की तो हम भूल कैसे सकते हैं कि डेमोग्राफी के दो टाइप्स होते हैं, वन इज फॉर्मल डेमोग्राफी एंड वन इज सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी वो डेमोग्राफी होती है जिसमें हम रूल्स एंड लॉज को देखते हैं। जैसे सिंपल बात करूँ ना तो इट इज ऑल अबाउट नंबर्स, इट इज ऑल अबाउट मैथ्स, जहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे होते हैं। हम जानते हैं कि कितना बर्थ रेट है किसी एरिया में, कितना डेथ रेट है किसी एरिया में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट कर रहे होते हैं, नंबर्स निकाल रहे होते हैं, जैसे बर्थ रेट कितना है, माइग्रेशन कितना है, एक्सेट्रा। लेकिन जब हम बात करते हैं सोशल डेमोग्राफी की तो हम सोशल पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पता किया कि मेरे एरिया में माइग्रेशन रेट बहुत है या फिर बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, तो क्यों है बर्थ रेट, मैं यहाँ पे सोशल एस्पेक्ट एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखूंगी कि मतलब सोशल एस्पेक्ट जैसे कि सोशल मेंटालिटी कैसे है, लोगों में लोगों की मेंटालिटी कैसे है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब उनकी अर्निंग अच्छी है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या देखती हूँ, मैं कॉजेज देखती हूँ कि किस रीजन से लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं, क्या रीजन है बर्थ रेट का के बढ़ने का, साथ में उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है लोगों पे कि वो माइग्रेट कर रहे हैं, एक्सेट्रा। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ नंबर्स नहीं देख रहे होते हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या रीजन है बिहाइंड हाई बर्थ रेट्स और माइग्रेशन। जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी की, कि डेमोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैम, तो सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट डेमोग्राफी कराती है, मतलब हमारे पॉपुलेशन की स्टडी करने की कोशिश करती है ताकि वो कोई पॉलिसीज, इफेक्टिव पॉलिसीज ला सके और हमारे सोसाइटी में वेलफेयर का काम कर सके। सो यू कैन से सोशल सर्विसेज के लिए इट इज इम्पोर्टेंट, साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हमें अगर हमारे कंट्री में कितनी यूथ है उस पर हमें पता चलेगा कि हमारे कंट्री में कितनी यूथ है, तो हम क्या कर पाएंगे, हम यूथ को प्रॉपर एजुकेशन दे पाएंगे, उनके लिए ऐसे स्कीम्स एंड ऐसे प्लानिंग्स लाएंगे जिससे वो उनका एजुकेशन अच्छा हो, देन लेटर ऑन वो क्या कर सके, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए, इजंट इट। अंडरस्टैंडिंग हम कर सके what are the social changes and migration level in the country। also हम public health पे के बारे में स्टडी कर सके, और vulnerable group मतलब ऐसे ग्रुप, माइनॉरिटी ग्रुप्स जिनको हेल्प की जरूरत है, तो हमें पता लग पाए कि कितने माइनॉरिटीज हैं एंड उनकी कैसे हेल्प कर पाए, उससे रिलेटेड प्लान्स एंड पॉलिसीज जैसे रिजर्वेशंस, राइट। सो ये सारी चीजें कहाँ से आती है, ये सारी चीजें आती है डेमोग्राफी की स्टडी करने से। लोगों की पॉपुलेशन की स्टडी जब हम करते हैं तब हमें पता चलता है कि किनको किस चीज की जरूरत है। एनवायरमेंटल प्लानिंग जो है वो भी हम डेमोग्राफी के थ्रू ही कर रहे होते हैं। सो आई होप यहाँ तक सब समझ में आ रहा है, इजंट इट। नेक्स्ट है हमारा कुछ की पॉइंट्स, डेमोग्राफी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स है। जैसे फर्स्ट सेंसस जो हमारा हुआ था वो हुआ था यूएसए में इन 1790s, देन आफ्टर यूरोप में हुआ था 1800s के बाद। ब्रिटिश इंडिया में पहली बार हमारा सेंसस हुआ था, यानी कि पॉपुलेशन की स्टडी हम लोगों ने स्टार्ट की थी इन 1867 से लेके 72 तक। देन आफ्टर रेगुलर 10 ईयरली सेंसस हमारे इंडिया में कब से होना स्टार्ट हुआ, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद रखना है 1881, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे यहाँ पे हर
10 साल में सेंसस होना स्टार्ट हो गया था 1951 ऑनवर्ड से, लेकिन 2021 में हम लोगों ने पोस्टपोन होते हुए देखा, पॉपुलेशन की स्टडी नहीं हुई, सेंसस नहीं हुआ, इसलिए हम पुराने स्टैट्स को पढ़ रहे हैं इन द होल बुक, इन द होल चैप्टर। इंडिया जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंसस इन द वर्ल्ड। चाइना जो है वो भी सेंसस नहीं कराता इतना जितना इंडिया कराता है। इंडिया अपने पॉपुलेशन के बारे में ज्यादा स्टडी करता है एंड वेरियस प्लान्स एंड प्रोग्राम्स लाता है, isn't it? So this is important points, you have to keep all these points in mind. जब हम रिवीजन करते हैं तो हम भूल नहीं सकते हैं मैल्थुसियन थ्योरी को विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम के लिए या यूनिट टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन 6 मार्कर्स तक भी बन जाते हैं। सो मैल्थुसियन थ्योरी क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था, थॉमस रॉबर्ट मैल्थस ने एक थ्योरी दिया था जिसका हम कहते हैं थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि भाई पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, साथ में हमारी जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, मतलब हमारे फूड, हमारे रिसोर्सेज जो है वो बहुत धीरे ग्रो हो रहे हैं। इसकी वजह से ह्यूमंस जो है वो हमेशा पॉवर्टी में रहेंगे, हमेशा सफर करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उनकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो हमेशा गरीबी रहने वाली है। इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 2 वेज बताए थे। एक इन्वायरमेंट का वे होता है पॉजिटिव चेक। पॉजिटिव चेक मतलब नेचुरली हमारा नेचर क्या करता है, फमाइंस के थ्रू, वॉर्स के थ्रू पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एंड दूसरा होता है प्रिवेंटिव चेक, जहां पे हम खुद वॉलंटरी डिले करते हैं मैरिज को, कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि बर्थ कंट्रोल यूज करते हैं, या फिर सेलिबेसी परफॉर्म करते हैं जिससे पॉपुलेशन कम हो सके या कंट्रोल हो सके। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था क्रिटिसिज्म, जैसे कि हम लोगों ने 2 क्रिटिसिज्म यहाँ पे देखा था। एक देखा था हम लोगों ने यूरोप से। यूरोप में इतना डेवलपमेंट हो गया कि हमने देखा कि हमारा पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है पर उनकी नीड्स भी फुलफिल हो रही है। जैसे हम लोगों ने देखा था इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रीज आई, डेवलपमेंट होने लग गया। डेवलपमेंट होने से क्या हुआ, हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है पर उनकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं, isn't it? सेकंड हम लोगों ने क्रिटिसिज्म देखा था फ्रॉम लिबरल एंड मार्क्सिस्ट। इन्होंने कहा था कि गरीबी क्यों है, इट इज ऑल बिकॉज क्योंकि हमारा जो फूड है, हमारे जो रिसोर्सेज है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो वी कैन नॉट से दैट गरीबी इसलिए है बिकॉज पॉपुलेशन है, सो ये हम नहीं कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लिबरलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थ्योरी विच इज थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जिसको किसने दिया था, नाम याद रखना, वैरन थॉमसन। आंसर में ऐड ऑन कर सकते हो। 1929 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी जिसके अंदर 3 स्टेजेस आते हैं। स्टेज 1 में हम देखते हैं क्या कि किसी कंट्री में बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई है, डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई है एंड ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कम है। इस कंट्री को हम कहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ऐसी कंट्री होती है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसी कंट्री जहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं होता है। इसी रीजन से हम देखते हैं क्या कि हाई बर्थ रेट भी है, हाई डेथ रेट भी है, डिजीजेस बहुत होते हैं लोगों को, एक्सेट्रा। देन सेकेंड स्टेज हम कहते हैं हाई बर्थ रेट होता है यहाँ पे भी, बट डेथ रेट जो है वो फॉल हो रहा होता है। कैसे, यहाँ पे हम देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज बेसिकली से हम कहते हैं, जिस कंट्री में तुम ये ऑब्जर्व करोगे, जैसे इंडिया में हम देख सकते हैं, इंडिया के ट्रेंड्स अगर चार्ट तुम देखोगे बुक में, तो हम लोगों ने पढ़ा था इन डिटेल कि कैसे हमारे कंट्री में बर्थ रेट जो है वो अभी भी हाई है पर डेथ रेट जो है वो काफी कम हो गया। क्यों? बिकॉज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ है बहुत हद तक, राइट। पर बर्थ रेट क्यों हाई है? बिकॉज मेंटालिटी है लोगों की जो कि चेंज कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशनल पीरियड या ट्रांजिशनल स्टेज, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे तुम लोगों को दिक्कत आ जाती है। ये ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे, तो दिस इज द स्टेज जहाँ पे ट्रांजिशन होता है फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलप्ड कंट्री। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट होता है स्टेज 3। स्टेज 3 में हम देखते हैं लो बर्थ रेट होता है एंड लो डेथ रेट होता है। यानी कि हम देखते हैं यहाँ पे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं बेसिकली, वहां पे हम देखते हैं कि बर्थ रेट जो है वो कंट्रोल में आ जाता है, लोग जो है वो एजुकेटेड है, अवेयर होते हैं अबाउट द पॉपुलेशन कंट्रोल। डेथ रेट्स को हम कैसे कंट्रोल कर लेते हैं? प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन को अवेलेबल करा के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाती है, पर डेवलपिंग कंट्री में हम देखते क्या है कि यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो काफी ज्यादा हाई होती है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा होता है इस टाइम पे। यहाँ पे एक और टर्म आता है विच इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हम क्या देखते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड करती है, बर्थ रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है एंड डेथ रेट जो है वो फॉल होता जा रहा है, यानी कि पॉपुलेशन जो है एक कंट्री में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, एक्सप्लोड हो रही है। दैट वी सी इन दिस स्टेज। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी, जैसे ग्रोथ रेट क्या होता है। ग्रोथ रेट मतलब बर्थ रेट
को माइनस कर दो फ्रॉम डेथ रेट, देन इट विल बी इक्वल टू योर ग्रोथ रेट। ओके, रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? तो रिप्लेसमेंट लेवल मतलब जीरो ग्रोथ, जहाँ पे करंट जनरेशन जो है वो ओल्ड जनरेशन को पीछे छोड़ देती है, राइट। और भी कुछ टर्म्स हम लोगों ने पढ़े थे इस चैप्टर के अंदर, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि बच्चे हैं 1 ईयर होने से पहले उनकी डेथ हो जाती है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब व्हाइल गिविंग बर्थ, महिलाएं जब उनकी डेथ हो जाती है, देन वी कॉल इट एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑल अबाउट जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है इंडिविजुअल की। जब हम देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट किसी जगह पे बहुत हाई है, तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई कंट्री या कोई रीजन जो है वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ नहीं है, प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, तो उस एरिया में हम क्या देखेंगे कि वो जो है वो अंडर डेवलप्ड रीजन है या वो बैकवर्ड रीजन है एज अ होल, हम उससे कह सकते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिससे तुम्हें ध्यान रखना है। एमसीक्यूज और शॉर्ट मार्क्स या 2 मार्क्स में से पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ कि जिस कंट्री में, जिस रीजन में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हाई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है, तो उस रीजन को हम क्या कहेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सेक्स रेशियो क्या होता है, तो वी ऑल नो दैट इट इज ऑल अबाउट, जहां पे हम देखते हैं कि वुमेन्स पर 1000 मेल्स, राइट, या फीमेल्स पर 1000 मेल्स, दैट इज योर सेक्स रेशियो। एक आता है हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो विच वी हैव रेड इन द चैप्टर। चाइल्ड सेक्स रेशियो में हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, isn't it? के अंदर हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे कौन सा स्टेट है, सबसे पहले तो एक ये आता है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा हाई है, तो इट इज योर अरुणाचल प्रदेश, यानी कि कंडीशन जो है अरुणाचल प्रदेश में बेटर है ऑफ गर्ल्स। देन वी टॉक अबाउट ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे लो देखा जाता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो दैट इज योर हरियाणा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में फैक्चुअली पूछ लेता है। देन हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्स रेशियो क्यों कम है, फीमेल्स की डेथ क्यों हो जा रही है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्यों हम लोग देख रहे हैं बढ़ता हुआ, तो ये दोनों चीजें क्यों बढ़ रही हैं, बिकॉज प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर कम्युनिकेशन, मैल न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस नहीं होती लोगों को, पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, जिसकी वजह से हम देखते क्या है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई है, फीमेल सेक्स रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा लो है। ओके, जब हम बात करते हैं अकेले चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में पूरे बुक में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो क्यों कम हो रहा है, हम लोग देखते हैं कि बहुत से प्रॉस्परस रीजन है, जैसे हरियाणा जैसे स्टेट, ये बहुत प्रॉस्परस है, मुंबई जैसा स्टेट, पंजाब जैसे एरियाज हम लोगों ने देखा था, इन एरियाज में हम देखते क्या है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कम है, जबकि ये प्रॉस्परस रीजन है जहाँ पे एजुकेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बेटर है। ये इसलिए है बिकॉज लोग जो है वो प्रॉपरली वो प्रेफर करते हैं बॉयज को ओवर गर्ल्स, बिकॉज दे थिंक दैट बॉयज विल ब्रिंग मोर मनी एंड बॉयज पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट वांट गर्ल चाइल्ड, राइट। सो हम देखते क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं एक होता है फीमेल इन्फेंटिसाइड, एक फैक्टर है जो हम देखते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड में होता क्या है कि लड़की पैदा हो जाती है, बच्ची हो जाती है, उसके बाद उसको मार दिया जाता है फॉर क्योंकि तुम्हारे कल्चरल बिलीव्स ऐसे हैं, तुम्हारी मेंटालिटी ऐसी है। एंड एक होता है तुम्हारा सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शन, जिसमें हम देखते क्या है, सोनोग्राफी के थ्रू एक प्रोसेस है जिसमें जेंडर पता कर दिया जाता है बच्ची का, और उसके बाद फिर उसे अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो दिस 2 थिंग्स वी आर सीइंग टू मच। ऑल्सो हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है गर्ल चाइल्ड को, बोला जाता है कि भाई उसमें पैसा इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, उनकी शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएंगी, तो फिर उन्हें पढ़ा लिखा के कोई फायदा नहीं होने वाला हमें। तो ऐसे लोग की धारणा है, सोच है, मेंटालिटी है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब नंबर ऑफ जो गर्ल चाइल्ड हैं पर 1000 मेल्स, इट इज वेरी लो, बहुत कम होता हुआ दिख रहा है टाइम टू टाइम। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करी है, गवर्नमेंट का रोल डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, लाइक पॉलिसीज एक बहुत फेमस आया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पॉलिसी, जिसमें के थ्रू क्या किया जा रहा है, गर्ल चाइल्ड को एनकरेज किया जा रहा है सेफ करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, पढ़ाने के लिए, एंड गर्ल चाइल्ड्स को एम्पावर करने के लिए, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्लान्स ला रही है। ऑल्सो अगर कोई सोनोग्राफी के थ्रू जेंडर पता कर रहा है बच्चों का, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लाया गया है, इजंट इट। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव रेड इन द होल चैप्टर। ऑल्सो हमारे एक और टर्म है विच इज डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो मतलब क्या होता है, हमारे कंट्री में कितने लोग जो हैं डिपेंडेंट हैं या काम नहीं कर सकते। तो डिपेंडेंसी रेशियो की बात करें हम, इज ऑल अबाउट की नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स बाय वर्किंग पॉपुलेशन। डिपेंडेंट्स वो होते हैं जो बच्चे हैं, जैसे 0 to
18 ईयर्स तक या 16 ईयर्स तक वी कैन से दीज पीपल आर डिपेंडेंट, वो काम नहीं कर सकते, बच्चे होते हैं। एंड सम पीपल आर 60 प्लस, बूढ़े हो जाने के बाद हमारे पेरेंट्स भी काम नहीं कर पाएंगे, सो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे डिपेंडेंट्स। सो दिस इज डिपेंडेंस। जब हम इसको डिवाइड करते हैं बाय द वर्किंग पॉपुलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वर्किंग पॉपुलेशन करंट टाइम पे कौन है, हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पापा हैं, हमारी मम्मी हैं जो काम करने जाती हैं, सो दे आर वर्किंग पॉपुलेशन, वो काम कर रही है, राइट। सो दिस इज 2 and we are 2, so this is 2/2 which is your dependency ratio। एक एग्जांपल दे रही हूँ बहुत शॉर्ट सा। so dependency ratio is all about working population, non working population या dependence by the working population। dependence कौन, children and old age people। crystal clear everyone। एक और टर्म है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम डीडी के शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो इट इज ऑल अबाउट वर्किंग पॉपुलेशन बाय नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। मतलब जहां जिस कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है देन दैट ऑफ नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज योर डेमोग्राफिक डिविडेंड। यानी कि कोई कंट्री है जहां पे नंबर ऑफ यूथ, जैसे इंडिया की ही बात कर लो तो इंडिया में हम देखते क्या है कि हमारी कंट्री में यूथ की मात्रा ज्यादा है देन दैट ऑफ जो बूढ़े लोग हैं, जैसे 60 प्लस एज है, ऐसे लोग जो है वो कम है। एंड जो यंग एज है, जैसे टीनेजर्स जो है वो ज्यादा है, देन इट इज वेरी गुड फॉर द कंट्री एंड दिस इज ओनली नोन एज योर डेमोग्राफिक डिविडेंड। जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें, जैसे इंडिया जैसे कंट्री की बात करें, तो इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये लाइन तुमने सुनी होगी, तुम लोगों ने सुना होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है देन दैट ऑफ अदर कंट्रीज। सो ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में अगेन वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, यूथ की मात्रा ज्यादा है। तो जब हमारे पास यूथ अच्छी खासी नंबर में है, तो अगर हम इसके एजुकेशन पे, इनकी एम्प्लॉयमेंट पे काम करें तो क्या हो सकता है, हमारे कंट्री में डेवलपमेंट आ सकता है, हमारी कंट्री जो है इकोनॉमिकली डेवलप हो सकती है बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल वी होल्ड इन द यूथ, राइट। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि इस यूथ पे हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी ऑब्जर्व ओवर हियर। दिस इज योर डेमोग्राफिक डिविडेंड। एक और है तुम्हारा एजिंग ऑफ पॉपुलेशन का टर्म। एजिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल अबाउट कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो कितनी ज्यादा एज्ड हो रही है, ओके। एंड एक और हमारा टर्म आता है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि होता है एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन में हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं किसी कंट्री में, यूथ कितने हैं या वर्किंग पीपल कितने हैं, एंड ऑल्सो ओल्ड एज पीपल कितने हैं। ये होता है हमारा ये होता है हमारा एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर में एक पिरामिड होता है, इफ यू हैव सीन इन योर बुक, उसमें दिखाया जाता है कि नीचे में हमारा होता है एक विच इज शोइंग कि बर्थ रेट कितना है, साथ में यहाँ पे बर्ज्ड हुआ होता है, राइट। एंड ऊपर जाके थोड़ा सा ऐसा होता है, इस टाइप का होता है। डोंट जज माय ड्राइंग बाय द वे। सो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बर्थ रेट कितना है एंड बच्चे कितने हैं किसी कंट्री में। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वर्किंग एज किसी कंट्री में कितने हैं, एंड यहाँ पे इस प्रोपोर्शन में हमें देखने को मिलता है कि ओल्ड एज कितना है। तो एज स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं कि किसी कंट्री में एज कैसे, एज वाइज लोग कितने हैं, ओके। एक और टॉपिक है विच इज इंडिया एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। जब हम इंडिया एंड उसके साइज ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ या सेंसस ऑफ 2011 अगर हम बात करें, तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है देन दैट ऑफ चाइना। एंड ऑल्सो वी सी कि हमारा एक टाइम पीरियड था 90s, लेट 90s के आसपास, यू कैन से नेगेटिव ग्रोथ रेट थी हमारी। एक टर्म है नेगेटिव ग्रोथ रेट। सो दीज टर्म्स आर बेसिकली इंपॉर्टेंट। नेगेटिव ग्रोथ रेट इज ऑल अबाउट जहां पे हम देखते क्या है कि डेथ रेट जो है वो ज्यादा है देन दैट ऑफ द बर्थ रेट, ओके। दैट इज नोन एज योर नेगेटिव ग्रोथ रेट, ओके। सो ऐसा क्यों हो रहा था मैम की डेथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था? दो रीजन थे, एक था हमारा फेमाइन एंड एक था हमारा डिजीजेस, जो हम लोगों ने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया था। फमाइंस मतलब क्या होता है कि भुखमरी होती है। डिजीज सबसे पहले बात करें तो डिजीज क्या हो रहा था, जैसे एक पैंडेमिक था जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा फैल रहा था, जिसे हम स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते हैं या इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं। तो वो इंडिया में बहुत ज्यादा फैल रहा था। इंडिया ही नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में ऐसा फैला था कि मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हो गई थी इससे। साथ में अगर फेमाइंस की बात करें तो भुखमरी भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी। इंडिया उस टाइम ब्रिटिश इंडिया था। वी वर फेसिंग लाइक मैल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा हो रहा था लोगों को, क्रॉप फेलियर होने की वजह से खाने को खाना नहीं था। ऑल्सो वी हैव सीन दैट रेन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी, प्रॉपर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं होती थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। तो इसकी वजह से हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे कंट्री में क्या हो गया, भुखमरी हो गई, खाने की कमी हो गई। सो दीज वर द टू मेन रीजंस जिसकी वजह से हमारे कंट्री में डेथ रेट जो है वो काफी ज्यादा हाई हो गई। सो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे
अमर्त्य सेन ने क्या कहा था? अमर्त्य सेन ने कहा था कि हमें हमारी गवर्नमेंट जो है इट इज़ फेल्ड टू गिव द एंटाइटलमेंट्स टू द कॉमन पीपल। सो व्हाट वी हैव डन, हम लोगों उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए, साथ में बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल को फुलफिल करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए। सो ये सारे कुछ सजेशंस थे जो अमर्त्य सेन ने दिए थे, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उस पे काम करने की कोशिश की। जैसे एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, वी कैन से मनरेगा का स्कीम जो है वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मनरेगा के स्कीम के अंदर लोगों को 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा था, अपॉर्चुनिटी। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव सीन। नेक्स्ट है हमारा लिटरेसी रेट इन इंडिया या लिटरेसी इन इंडिया। जब हम लिटरेसी की बात करते हैं, सो लिटरेसी मतलब क्या होता है कि कोई इंसान लिख भी पा रहा है, पढ़ भी पा रहा है, then that person is literate, okay, literate enough। so हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई पर्सन लिटरेट है तो वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, उसके अंदर हेल्थ अवेयरनेस रहेगी, राइट। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो वी हैव सीन दैट ये जो है वेराई करता है अक्रॉस जेंडर एंड अक्रॉस सोशल ग्रुप एंड अक्रॉस रीजन। अक्रॉस जेंडर की बात करें तो वो पहले बहुत ज्यादा एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जाता था, तो मेल भी एजुकेटेड नहीं थे, फीमेल्स भी एजुकेटेड नहीं थी। जब मेल्स एजुकेशन लेना स्टार्ट किए तब फीमेल्स जो है वो काफी ज्यादा पीछे थी। तो जेंडर वाइज अभी भी वुमेन्स को उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है फॉर एजुकेशन। सेकंड इज सोशल ग्रुप, जैसे एससीज, एसटीज, ओबीसीज जैसे लोग हैं जिन्होंने जो एजुकेशन नहीं ले पाए क्योंकि उन्हें स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था, एक्सेट्रा, वी हैव सीन ऑलरेडी। रीजन वाइज कुछ ऐसे रीजन है जैसे हम लोग देखते हैं केरला जैसा रीजन, यहाँ पे लिटरेसी काफी ज्यादा अच्छी है। तो कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जैसे बिहार जहाँ पे लिटरेसी जो है वो काफी ज्यादा खराब है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 योर बुक इज मेंशनिंग। ओके, नेक्स्ट इज योर रूरल अर्बन डिफरेंस। रूरल अर्बन डिफरेंस की बात करें सो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। पहले के टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा गांव में रहा करते थे, लेकिन अब जो है बहुत कम लोग गांव में बचे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज क्या कर रहे हैं, फैसिलिटीज के लिए अवेयर हो रहे हैं भाई कि अब गांव में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हम तो शहर में जाएंगे, जॉब करेंगे वहाँ पे अच्छी लाइफस्टाइल है, एक्सेट्रा। तो क्या हो रहा है, वहाँ की लाइफस्टाइल देख के मीडिया में, टीवी में देख रहे हैं कि उधर की लाइफस्टाइल अच्छी है, सो इसीलिए वो मूव कर रहे हैं। साथ में उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है उनसे छीन ली जा रही है। ऑल्सो एनोमिनिटी है, मतलब तुम यहाँ पे कुछ काम करोगे तो तुम्हें जैसे होता है ना कि अगर तुम एससी हो या एसटी हो तो तुम टीचिंग नहीं कर सकते हो, ये तुम डिजर्व नहीं करते टू टीच। सो अगर तुम किसी और स्टेट में जाओगे जहाँ पे तुम्हारे रिश्तेदार नहीं होंगे, कोई जज नहीं करेगा तुम्हें, तो वहां पे तुम जाके कोई भी काम करो, टीचिंग करो, चाहे जो भी करो, तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो दैट इज द थिंग विच अर्बन एरियाज गिव्स यू। सो इस रीजन की वजह से भी बहुत से लोग जो है वो वहां पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। पॉपुलेशन पॉलिसी हम लोगों ने पढ़ी थी कि कैसे पॉपुलेशन पॉलिसी इन 1951 अंडर द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कमेटी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। 1952 में तुम्हारा लॉन्च हुआ था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। सबसे पहले तो इंडिया एक फर्स्ट ऐसा कंट्री है जहाँ पे इस टाइप की पॉपुलेशन कंट्रोल करने की पॉलिसीज लाई गई थी। इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई लोगों को पॉपुलेशन के बारे में अवेयर करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, बर्थ कंट्रोल के बारे में अवेयर करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में अवेयर करेंगे, ग्रोथ पर ध्यान देंगे लोगों की, इंप्रूव करेंगे हेल्थ स्टैंडर्ड्स को, एंड सोशल अवेयरनेस समाज में लाएंगे। इमरजेंसी के टाइम पे ये हिट होता है जब लोगों को मास स्टेरिलाइज कराया जाता है, तब लोग जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं कि हमें लाइक उनकी बेसिक, सबसे पहले तो इमरजेंसी में उनसे बेसिक राइट्स उनकी छीन ली गई थी। उसके बाद उन्हें जबरदस्ती उनका स्टेरिलाइजेशन कराया, जिसके बाद लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए एंड दे डिमांडेड फॉर कि इस गवर्नमेंट को हटाओ। फिर नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को रीनेम करके उसने क्या रख दिया, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इसके अंदर हम लोगों ने देखा काफ़ी सारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई। इसका जो फोकस है ये हो गया मेनली पॉपुलेशन को स्टेबल करना, मैटरनल हेल्थ पे ध्यान देना, चाइल्ड सर्वाइवल पे ध्यान देना, एजुकेशन एंड वुमेन्स के डेवलपमेंट पे हेल्प करना, वेलफेयर पे काम करना मेन इसका फोकस बना। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ऑल्सो यू कैन आस्क मी इन द इंस्टाग्राम अकाउंट ऑफ माइन, यहाँ पे भी तुम अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय।